नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी से। देखिए, आज हम बात करेंगे बिहार में कुर्मी राजनीति की, क्योंकि कुर्मी राजनीति करवट लेने वाली है। नीतीश कुमार बिहार छोड़ रहे हैं। कल 14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद का त्याग कर देंगे। उम्मीद की जा रही है कि सम्राट चौधरी बिहार के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। वैसे तो लव-कुश एक ही है और लव-कुश की राजनीति के जनक नीतीश कुमार ही माने जाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। बिहार में नालंदा को कुर्मिस्तान कहते हैं, कुर्मी कैपिटल भी मानते हैं। तो सवाल पैदा होगा कि यदि ताज कुश के पास जा रहा है तो कुर्मी राजनीति का अगला पड़ाव क्या होगा? कुर्मी राजनीति में क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे? निशांत कुमार सामने आएंगे, नहीं आएंगे? हमारे साथ आज इस बातचीत के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सामाजिक समरसता अभियान के संयोजक इंजीनियर प्रणब प्रकाश जी हैं। बहुत स्वागत है प्रणब जी। और प्रणब जी की देखिए पहचान ऐसी है कि नालंदा से आते हैं, जाति से कुर्मी हैं और पिछले कई वर्षों से अभियान में लगे हैं। और जब कभी कार्यक्रम का आयोजन किया है, हजारों कुर्मी एक बुलावे पर चले आते हैं। कल ही 12 अप्रैल को पटना के मैरिन ड्राइव पर बड़ी संख्या में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगाने के लिए इनके बुलावे पर कुर्मी समाज के लोग प्रांत भर से आए थे। तो प्रणब जी, सबसे पहला सवाल, नीतीश कुमार बिहार छोड़ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, कल पूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे, राज्यसभा के सदस्य हो जाएंगे। अब तक तो वह कुर्मी समाज के अभिभावक रहे। हमने कल आपको सुना था कि वह पूज्य भी हैं, आराध्य भी हैं। तो अब क्या होगा कुर्मी पॉलिटिक्स का, क्योंकि ताज कुशवाहा की ओर जाते दिखाई पड़ रहा है। मैं इसी जो जातिवादी अवधारणा है इसके परिवर्तन के लिए एक कंस्ट्रक्टिव कास्टिज्म कह ले, उसका हिमायती हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो 6% वंशज हैं। 6%? जी हाँ, बिहार में कुर्मी 6% कहाँ है? 2.87% कुर्मियों की जनसंख्या बताई जाती है, जो भी सर्वे हुआ जातिगत सर्वे के हिसाब से। साथ में जो धानुक कुर्मी हैं, कुर्मी और धानुक तो अलग अलग है जी। मैं छत्रपति शिवाजी के वंशज की बात कर रहा हूँ। जब बिहार में छत्रपति शिवाजी को कहाँ ले आए? जब बिहार में नीतीश कुमार की बात कीजिए ना। जब पिता एक है तो पुत्र अलग कैसे हो सकते? जो मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सबसे सबल और श्रेष्ठ धनुर्धर होते थे, जो धनुष चलाने में भी और धनुष बनाने में भी महारत रखते थे, उन्हें धानुक कुर्मी कहा गया। धानुक कुर्मी कहा गया जी। और उनकी संख्या हर जगह आपको मिलेगी, राजस्थान से लेकर पाकिस्तान में भी थोड़ी है। आप देखें तो नेपाल के तराई इलाके में वो लाखों की संख्या में है। उत्तर प्रदेश में धानुक कुर्मी कहे जाते हैं, वो अलग नहीं है। यहाँ थोड़ी तुच्छ राजनीति करने वाले लोग उनको अलग करने की कोशिश करते हैं। वह अति पिछड़े हैं जी। ये डिविजन्स तो आर्थिक आधार पर है, ये सामाजिक डिवीजन नहीं है। तो इसमें मैं समझता हूं, और मैं क्या समझता हूं, इतिहास गवाह है। मैंने कहा कि हम लोग एक ही छत्रपति शिवाजी परिवार के संतान हैं, भोसले खानदान के संतान हैं, तो फिर हम अलग कैसे होंगे? साथ में जैसे चनौ हुए, सैंथवार हुए, अब जिस राज्य में जो रह रहे थे उसी राज्य के हिसाब से, उसी क्लैन के हिसाब से उनका नामकरण कर दिया गया। लेकिन साथ में एक कुर्मी वर्ड रहता था, एक वो शब्द रहता था, लेकिन बहुत चालाकी से वो शब्द इस जातीय सर्वे जो हुआ उससे निकाल दिया गया और उन्हें अलग करने की कोशिश हुई। कुर्मी भी तो कई प्रकार के हैं, अवधियां हैं, समसमार हैं, घमैला हैं, कुछ ऐसा है तो है ना। जी हाँ, 1880 के बाद, मतलब 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने चाहा कि भारत को जातियों उपजातियों में डिवीजन करना, और उसी के तहत एक प्रोजेक्ट था जो राइजली और कई हिस्टोरियन ने शुरू किया, और उसी में कुर्मी जाति को भी 100 भागों में बांटने की, 118 भागों में बांटने की कोशिश हुई। लेकिन जाति कोई ऐसी बात नहीं है जो मतलब ये तो ओरिजिन से डिफाइन होता है कि आपका मूल क्या है। तो मूल जब छत्रपति शिवाजी महाराज हैं तो सारे एक हैं।
अब यूपी में आप जाएं और वहां इस तरह की बात करें, वहां तो ज्यादा धानुक कुर्मी ही है और वही कुर्मी कहलाते हैं, वही कुर्मी है, तो वहां अलग नहीं तो यहाँ कैसे अलग होंगे? अच्छा, तो ये बहुत ही गलत बात कही जाती है और ये सर्वे बिल्कुल गलत पिक्चर प्रेजेंट करता है। तो जो 6%, ये मिनिमम मैं कह रहा हूं, 6%। जी हाँ जी। अब सैंथवार कुर्मी है, अच्छा, वो भी तो अति पिछड़ा है। वो तो इसलिए है कि आर्थिक आधार पे वो पिछड़े हो गए, बहुत बहादुर थे, वो लोग युद्ध लड़ते थे, जमीनें नहीं थी, जो पार्ट टाइम युद्ध लड़ते थे उनको जमीनें दी गई जिसपे वो खेती करते थे, तो उनके पास खेत हो गया, वो अमीर हो गए कालांतर में, और वो जो बहादुर थे वो गरीब हो गए। यानी इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अलग हैं। ठीक है, लेकिन आप यह बताइए प्रणब जी कि आपने तो माना ना, और बिहार ने माना है, देश ने माना है, कुर्मियों के राजा नीतीश कुमार और शीर्ष नेतृत्व, जो उन्होंने कहा समाज ने माना। अब वह दिल्ली जा रहे हैं, बिहार की राजनीति छोड़ रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के पद का त्याग कर रहे हैं, निशांत को बनाएंगे नहीं बनाएंगे। आपको नहीं लगता एक बड़ी वैकेंसी आने वाली है और कुर्मी यदि जमा नहीं हुए, गोलबंद नहीं रहे तो शक्ति कम हो जाएगी? देखिए, किसी भी तरह की वैकेंसी या वैक्यूम नहीं, अस्थाई नहीं होता है। मतलब लोकतंत्र में तीसरा फैक्टर काम नहीं चलता है, देयर इज नो अल्टरनेटिव नहीं चलता है। जी नहीं, वो भरेगा ही जी, और जो भी सक्षम होंगे भरेंगे। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी जातीय राजनीति से बहुत ऊपर थे और उन्होंने सबों का सम्मान किया और सबों को साथ लेकर चले, इसलिए वो आज तक के बिहार के सबसे पॉपुलर कह लें चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बाद भी जो भी शिवाजी परिवार के, छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार के जो भी नेता आएंगे, जो नीतीश जी के बाद ये बागडोर संभालेंगे, वो भी एक इंक्लूसिव राजनीति लेकर के आएंगे, समावेशी राजनीति लेकर के आएंगे, जिसमें एक समरस समाज के लिए वो काम करेंगे। वही छत्रपति शिवाजी के राज का मूल था। उन्होंने हिंदवी स्वराज की अवधारणा यूं धरातल पर नहीं लाई, उन्होंने पहले सबको एक करने का प्रयास किया। भारतीय संस्कृति के या राष्ट्रवाद के जिस तरह के वो हिमायती थे और जिसको उन्होंने अमली जामा पहनाया जिस तरह से, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार ने उसके बाद एक उदाहरण पेश किया और बहुत ही मजबूती से उन्होंने यह दिखाया कि वो सबों के नेता हैं, वो सिर्फ एक जाति के नेता नहीं। सबों के नेता, चलिए मैं मान लेता हूं, लेकिन देखिए बिहार में हर वोट बैंक कितनी ताकत, जातियों का समागम कितना है, इससे तय होता है। यह मानेंगे आप? जी हाँ, तो मानेंगे आप। और देखिए, जब हम बात करते हैं बीजेपी की, तो पहले कहा जाता था बीजेपी के बारे में क्या, यह तो बनिया और ब्राह्मण की पार्टी है, ठीक है। और जेडीयू के बारे में क्या कहा गया, यह तो लवकुश की पार्टी है, अति पिछड़ों की पार्टी है। आपकी पहचान आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में रही है। आपने मतलब बिहार, भारत और अमेरिका तक आरएसएस के साथ काम किया, आरएसएस के लिए काम किया है। और अब जब नीतीश कुमार जा रहे हैं, वैकेंसी आई है, सक्रिय तो आप पहले भी रहे हैं। कल भी आपने इस विदाई की बेला में पटना के मैरिन ड्राइव पर हजारों कुर्मियों को पूरे बिहार से बुला लिया। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? तो कल का तो एक मूल हमारी कोशिश ये थी कि जाते जाते हमारे परम आदरणीय और परम प्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे राज्य को यह तोहफा देते जाएं, एक जमीन का टुकड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने के लिए आवंटित कर दें। होटलों को, व्यावसायिक केंद्रों को जमीनें औने पौने दी जा रही है। तो ये तो बिहार वासियों का हक बनता है कि इस तरह की शख्सियत जिन्होंने आप कह लें कि कई नए एक्सपेरिमेंट्स किए, गवर्नेंस के नए मॉडल्स स्थापित किए, विकास की नई धारा बहाई। आपको बताएंगे तो आश्चर्य होगा कि वाटर रिसोर्स प्लानिंग सबसे पहले छत्रपति शिवाजी ने शुरू की थी, कि किस तरह जल का वितरण कर किसानों को लाभ पहुंचाया जाए। फ्री स्वास्थ्य, इसकी पहली अवधारणा छत्रपति शिवाजी के महाराज के हाथ से शुरू हुई। इसलिए आप स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की मांग कर रहे हैं? जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस, जो कि छत्रपति शिवाजी की गगनचुंबी
प्रतिमा होगी। और जो पूरे मरीन ड्राइव इसलिए इंपॉर्टेंट है, हम बार बार हम लोग जयप्रकाश नारायण पथ, जिसे मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, उस पे जोर देते हैं क्योंकि वो दक्षिण बिहार को उत्तरी बिहार से जोड़ता है। तो वहां पर अगर विचारों का ये शक्तिपुंज एक प्रतिमा के रूप में स्थापित होगा तो निसंदेह पूरे प्रदेश को फायदा होगा। देखिए, नीतीश की शक्ति पुंज के सामने आपने कहा कि नीतीश सबसे बड़े नेता रहे, सबका ख्याल रखा, और हमने कहा नालंदा कुर्मी कैपिटल है, राजधानी है। जिसने भी नीतीश कुमार को चुनौती देने की कोशिश की, चाहे आरसीपी सिंह हो, चाहे कोई अन्य हो, देखिए कुछ ही नाम तो दिखते हैं, आपकी सक्रियता दिख रही है, आपको लोग मान रहे हैं, यह दूसरी बात है। तो नीतीश कुमार के बाद कुर्मी राजनीति कैसे आगे बढ़ेगी, और जो सत्ता में हिस्सेदारी रही है वह कैसे, बीजेपी के माध्यम से, जेडीयू के माध्यम से, या पूरे एनडीए के माध्यम से, या इस पूर्ति को तेजस्वी यादव पूरा करेंगे? नहीं, मैं तो नीतीश जी का अनन्य भक्त रहा हूं जी, और उनके विचारों का कायल रहा हूं। कई लोग भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार को। जी हाँ, मिलना चाहिए, बहुत बड़ी शख्सियत है जी। हाँ? इनके जैसे लोग इस देश में कम पैदा हुए। लेकिन मैं अपने आप को जातीय राजनीति से अलग रखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ ये परिवार इकट्ठा हो। 6% जो छत्रपति जातीय राजनीति से अलग भी रहना चाहते हैं और 6% को इकट्ठा भी करना चाहते हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव रीजन है, अच्छा, एक रचनात्मक सोच है। जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज ने गरीबों को, वंचितों को एक साथ एक धरातल पर लाने का प्रयास किया, जब तक आप सभी जातियों को बराबरी के स्तर पर नहीं लाएंगे, जातिवाद का जहर, जातिवाद का कहर टूटता रहेगा बिहार पर। नहीं, बराबरी का स्तर, अब तो देखिए कुर्मी अब तो नीचे ही आएंगे, ताज किसी दूसरे के पास जा रहा है। क्या आप चाहते हैं, कैसे भागीदारी रहेगी, और कैसे जो आपका हक रहा है या जहां तक आप पहुंचे वहां से नीचे आना है? अब तो दूसरों को भागीदारी मिल रही है। नहीं, सिर्फ कुर्मी जाति की ही बात नहीं है, जो भी दबे कुचले हैं, कई जातियां हैं जिन्हें उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो मेरा ये कहना है कि छत्रपति शिवाजी के वंशज जो 6% हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, और बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं, इकट्ठे हैं। कल आप मरीन ड्राइव आते ज्ञानेश्वर जी, आपके लोग तो थे ही जी, मेरे साथी सारे ही लोग थे। हाँ, वहां जो मुख्य नेता थे वो धानु कुर्मी ही थे। अच्छा, जिन्हें आप लोग अलग करने की कोशिश करते हैं, अलग नाम से बताते हैं, वो सारे ही थे। शंकर जी थे, सारे ही थे, मतलब जितने नेता हैं उसके। और नेता तो छोड़िए, वहां 20% जो आबादी थी वो धानु कुर्मी की थी, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। तो वो चाहते हैं कि मेरे पूर्वज की, जो इतने महान थे, आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माता थे, उनकी प्रतिमा लगे और इस प्रदेश को फायदा हो। तो सारे ही थे, तो उनको अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से जातिवाद का समर्थन नहीं करता हूं, खास करके राजनीति में। मुझे लगता है कि एनडीए, खास करके मैं अपनी पार्टी की बात कहूं, भाजपा की बात कहूं, तो ये सबको साथ लेकर के चलने वाली पार्टी है। और कभी भी इसने जातीय भेदभाव नहीं किया है। मैं तो बचपन से संघ में रहा हूं, हर किसी के साथ। मुझे मालूम भी नहीं होता था कि हमारे बगल में बैठे जो हमारे बाल्यावस्था के जो मित्र हैं वो कौन है, किस जाति के हैं, मतलब ही नहीं था। तो उस संस्कार में पले हुए, उस सोच में बढ़े, हम जातिवादी तरीके से राजनीति करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक परिवार जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसको तोड़ने की कोशिश हो रही है, वो तो नहीं होने देंगे। नहीं, ठीक है, नहीं होने देंगे। चला, अपना सफर बताइए नालंदा से लेकर अमेरिका तक, 2 मिनट में। जी हाँ, मैंने पढ़ाई की हिंदुस्तान में, पहले इंजीनियरिंग किया, फिर अमेरिका से वहाँ के अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, वहाँ नौकरी किया। वहीं पर संघ में चूंकि बाल्यावस्था से ही था, तो संघ कार्यों में भी रुचि लेता था। कई दायित्व मिले जिसका सफलतापूर्वक निर्वहन किया। जितने भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विभिन्न देशों के जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनमें समन्वय स्थापित करने का भी काम मुझे दिया गया। गोपीओ, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी सहेजने का काम मिला। तो मुझे जो भी दायित्व मिला संघ के तरफ से, मैंने उसका सफलतापूर्वक निर्वहन करने की कोशिश की। कई बार बहुत अच्छी सफलता मिली, कई बार थोड़ी विफलता भी मिली। अच्छा। फिर जब मैं हिंदुस्तान आया, तो हिंदुस्तान आने पर
कुमार विश्वास मेरे मित्र जैसे थे। अच्छा, तो कुमार विश्वास के सानिध्य में ठीक है, चलिए। उस समय उनके सानिध्य में आकर के लगा कि एक वैकल्पिक राजनीति यहाँ खड़ी हो रही है, तो मुझे भी उन्होंने शामिल किया। तो मैं आम आदमी पार्टी में एक संस्थापक सदस्य की तरह हम लोग उस समय आए और मुझे कहा गया कि आप बिहार और झारखंड को देखो, लेकिन फिर कहा गया कि तुम चुनाव में उतरो। तो लोकसभा चुनाव में मैंने शिरकत की 2014 में। तो उस तरह से चुनावी राजनीति से भी मेरा पाला पड़ा। नालंदा किस गांव से हैं आप? मैं नालंदा में चंडी थाना के पास थरथरी है, उसी के अमेरा गांव से हूँ। चलिए, देखिए, एक चर्चा चल रही है नीतीश कुमार के बाद सम्राट चौधरी। फैसला तो देखिए केंद्रीय नेतृत्व करेगा, सम्राट चौधरी होंगे या कोई और होंगे। जो फैसला बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व करता है वही स्वीकार्य होता है। शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं। सम्राट चौधरी यदि हो जाते हैं, हमने यदि लगाया है, तो लवकुश समाज, क्या इनका सम्मान बना रहेगा? पूरी तरह से। सम्राट चौधरी में सम्राट जी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। सम्राट चौधरी विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। उनकी संगठनात्मक क्षमता जो है जी, वो अप्रतिम है। और उन्होंने कई बार दिखाया है कि वो एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता है। उन्हें जब भी मौका मिला, कई दफा मौका नहीं मिला तो वो नहीं कर पाए, लेकिन जब भी मौका मिला तो उन्होंने सिद्ध किया है। और वो सबके नेता है। सबके नेता है। सिर्फ लवकुश ही क्यों, लवकुश के तो हैं ही, लेकिन हर जाति के नेता है वो। सब लोग उनको पसंद करते हैं। सब लोग पसंद। एक विवादास्पद सवाल ले लेता हूं। देखिए, आरसीपी सिंह, बताइए, आप ही के जिले के हैं। पहले आईएएस बने, फिर नीतीश कुमार के साथ रहे, नीतीश कुमार का साथ छोड़ा, इस तरीके से केंद्र में मंत्री बने, कैसे राज्यसभा के सदस्य बने थे, सब आप जानते हैं। आरसीपी सिंह का कहना है, लोग चर्चा करते हैं कि नीतीश कुमार के बाद कुर्मी राजनीति के उत्तराधिकारी तो आरसीपी सिंह ही हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मैं जातीय राजनीति के बारे में बहुत ज्यादा विवेचना करना, आपने देखा होगा प्रशांत किशोर भी कह रहे थे मुझे जातीय राजनीति नहीं करनी है। किस तरीके से फ्यूज हुए? तो जातीय समर्थन तो पहले चाहिए ना। अलग व्यक्ति हैं। जातीय समर्थन, अगर आप अच्छे काम कीजिएगा तो सभी आपको आपके साथ रहेंगे, उसमें आपकी जाति भी रहेगी। तो सोच बड़ी होनी चाहिए, सबों को साथ लेकर चलने की सोच होनी चाहिए। किसी एक जाति को अगर आप साथ लेकर चलना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है और वो स्वीकार्य भी नहीं। तो आपकी सोच क्या है? आपका अभियान जो चल रहा है, कहां तक पहुंचना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? ठीक है, स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की बात हो गई। सम्राट चौधरी यदि आपको जमीन दे देते तो समाज निर्माण करेगा प्रतिमा का? जी हाँ, एक मुट्ठी चावल, कई हाथ उठ गए। कल हाथ उठ गए जी। 10,000 लोग थे करीब। 10,000 लोग 2-2 मुट्ठी चावल देंगे और जगह भ्रमण करेंगे, घूमेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मूर्ति बनाए, प्रतिमा बनाए, क्योंकि ये गगनचुंबी प्रतिमा होगी, 100 फीट ऊंची होगी। 100 फीट ऊंची होगी। सिर्फ कह रहे हैं कि एक जमीन का टुकड़ा आवंटित करें। आप पार्क बना रहे हैं, उसी के बीच में थोड़ी सी जमीन दे दें, है ना। तो वो जो प्रतिमा बनाने के लिए हर लोग तैयार है, हर जाति के लोग तैयार हैं, हर तरह के लोग तैयार हैं। खास करके जो हमारे कमजोर भाई बंधु हैं वो तो और भी ज्यादा उत्साहित। तो स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस बन जाएगा। इसके अलावा आपकी मुहिम, आप कह रहे हैं मुझे जात की राजनीति भी नहीं करनी है, मुझे जातीय संघर्ष में विश्वास भी नहीं है, मुझे सकारात्मक राजनीति करनी है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, देश को भी आपने देखा है, दुनिया को भी देखा है। तो सकारात्मक राजनीति जिसकी सबसे अधिक जरूरत है बिहार में, यह राजनीति होगी कैसे? क्योंकि यहाँ तो सब कुछ नकारात्मक ही होता है। बहुत आसान है ज्ञानेश्वर जी। जितनी भी जातियां हैं वो अब तराजू पर तौल कर नहीं, लेकिन हम चाहें कि वो बराबरी का अधिकार पाएं, वो एक साथ आ पाएं। ये सोच अगर हमारी होगी तो हमारा प्रयास भी उसी तरह का होगा। इस इंक्लूसिव सोच के साथ में अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वो अवश्य सफल होगा और उसी से जाति भेद टूटेगा। तो जहां तक राजनीति का सवाल है, मैं बेशक, मेरे मन में बहुत सारे विचार हैं। अगर मुझे भी मौका मिलेगा तो बिहार के बेहतरी के लिए, जब मैंने पूरे दुनिया में कई बड़ी कंपनियों को देखा, कई देश को देखा, किस तरह से उन्होंने, जैसे अभी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात ले लें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल्स हम नहीं डेवलप कर सकते, लेकिन जो डेवलप्ड मॉडल्स है उस पर तो हमारे ग्रामीण भी काम कर सकते हैं। 1 महीने का ट्रेनिंग दो आप,
वो डॉलर कमाना शुरू कर लेंगे। 1 महीने के ट्रेनिंग में औरतें करना शुरू कर देंगी। सोच चाहिए। तो इस तरह की कोई मुहिम क्यों नहीं शुरू करते हैं आप सामाजिक स्तर पर? नहीं, एकदम बिल्कुल कर रहे हैं। अभी जैसे आप जानते होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हमारे लिए बड़े सर्वर्स की जरूरत होगी, उसके लिए पार्क्स बनेंगे और वो काफी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो क्वांटम कंप्यूटिंग की बात चल रही है। तो 2 स्तर पर बिहार में अगर काम हो, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करने की बात की जाए जो ग्रामीण स्तर पर हो, दूसरा यहाँ उच्च शिक्षण संस्थान कई हैं, वहां पे क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी आधुनिक। आपको लगता है कि बिहार के उच्च शिक्षण संस्थान अब किसी लायक रह गए? क्योंकि देखिए, एक बड़ा सवाल यह है, प्रणब जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं इसलिए पूछ रहा हूं, नीतीश कुमार ने बुनियादी काम कर दिए, बीएसपी जिन्हें हम लोग कहते हैं, बिजली सड़क पानी। नई सरकार के सामने एक चुनौती होगी कि वह कौन सा काम करे जो जनता को दिखे। शिक्षा और स्वास्थ्य, इंडस्ट्री आने में, इंडस्ट्री लगने में कितना वक्त लगता है? नई सरकार से क्या उम्मीद है, क्योंकि आप लोग जागृत लोग हैं। जी हाँ, आप देखिए, हर चीज को आप उदाहरण से समझ सकते हैं जी, और कई सफल उदाहरण इस देश ने भी पेश किए हैं। अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात आती है तो दर दर की ठोकरें खाना पड़ता है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार हर जगह है। नई सरकार आती है, अभी जो एनडीए की सरकार है उसमें भ्रष्टाचार काफी कम हुआ है, लेकिन रुकावटें तो है ही। तो एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाए जो चंद्रबाबू नायडू ने कभी शुरू किया था कि एक लैपटॉप पे ही जमीन आवंटन से लेकर के जितनी सुविधाएं हैं या जो भी योजनाएं हैं, जो जितने तरह के 17-18 तरह के आप लोगों ने लाल फीताशाही के तहत जो अपने लाइसेंसेस वगैरह अनिवार्य कर रखे हैं, वो सारा क्लियरेंस एक जगह से मिल जाए। अच्छा, बस इतना सा काम कर दें आप, इंडस्ट्रीज की तो बाढ़ लग जाएगी। यहाँ काम करने वाले हाथ हैं वो बहुत कुशल हैं, तभी तो यहाँ से लोग बाहर जाते हैं काम करने को। कहते हैं कि जो 22 शक्तियां हैं, जो दूसरे प्रदेश हैं जहां बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां, वे चाहते ही नहीं है कि बिहार में फैक्ट्री लगे, क्योंकि बिहार में फैक्ट्री लग जाएगी तो उन्हें मेहनत करने के लिए मजदूर कहां से मिलेंगे। बहुत सही बात है। वो क्यों चाहेंगे, लेकिन हमें चाहना होगा। हमें उसके लिए एक समग्र शुरुआत करने की जरूरत है, जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सोच होनी चाहिए, समग्र सोच होनी चाहिए। अब मैं एक उदाहरण देता हूं। बिजली का तार रोड के अंदर से जाना है तो पहले रोड बनता है, फिर तार के लिए खुदता है, उसके बाद तार लगाई जाती है, उसके बाद फिर नाली के लिए। तो ये तो आप देख रहे हैं अभी तक होता आ रहा है। एक और उदाहरण देते हैं यातायात का। कुल मिलाकर के यहाँ पटना की बात करता हूँ, 20 बॉटल नेक्स होंगे वहां ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा के कारण। मतलब जाम लगता है और वो घंटों का जाम होता है। बिल्कुल, है ना। या गंगा ब्रिज में आप देख लें, उसका जाम जो है बाईपास को भी जाम कर जाता है और वहां लोग बताते हैं कि सिपाही उगाही करते होते हैं शाम के समय में ट्रकों से, जब ट्रकों की आवाजाही शुरू होती है। तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता है? आप समझ सकते हैं कि इसमें इस राज्य का कितना लॉस है, पर्यावरण का लॉस है। जब गाड़ी रुकती है या धीमी चलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इमिट होता है ज्यादा मात्रा में, तो एक इन्वायरमेंटल लॉस है। उसको भी आप रुपए में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आर्थिक हानि है इस राज्य के लिए। इतना जो क्वालिटी मैन आवर है जो उसमें बैठे हैं, डॉक्टर्स बैठे हैं, आपके जैसे पत्रकार बैठे हैं, सबका वक्त जो बर्बाद हुआ उसको भी आप कन्वर्ट कीजिए मनी के टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में। ये तो आर्थिक नुकसान ही है। और ये क्यों हो रहा है कि एक ठुल्ला वसूली कर रहा है और वो ये झूठ बोलता है और ये वो कहता है कि ये ऊपर तक जाता है। जी, तो इन छोटी चीजों को हम एक साथ अगर बैठेंगे, क्योंकि जिस तरह की हमारी सरकार है, जिस तरह से ये बदलाव करना चाहते हैं और किए भी हैं, मतलब आज से 20 साल पहले, 15-20 साल पहले जो बिहार की स्थिति थी और आज की स्थिति देखें तो काफी अंतर है, लेकिन बहुत कुछ और किया जाना है। मुझे अगर मौका मिलता है किसी भी स्तर पर तो मैं इन आधारभूत जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको पहले दूर करना चाहूंगा। एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहूंगा हर उस समूह को जो कमजोर हैं आज। और तीसरा कि आप देख लें कि रोजगार 2 स्तर पर देखें आप। जो किसान किसानी कर रहे हैं वो भी एक तरह से रोजगार ही है। बिल्कुल, बहुत कम जमीन पर आजकल कम जोत वाले किसान ज्यादा है, लागत ज्यादा है, आमदनी कम है।
वहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है। क्यों नहीं हम एक कोल्ड चेन बनाते हैं? यहां पर आप दनियामा चले जाएं, वहां सब्जियां उगती है, बैगन वहां 2 रुपए किलो मिलेगा आपको। खेतों में आप जाएं 2 से 3 रुपए मिलेगा। पटना आते आते वो 15 रुपए होता है। क्या किसान को ये हक नहीं बनता? अब तोड़ने में किसान को 1.5 रुपए लगते हैं, उगाने में भी उसके पैसे खर्च होते हैं। तो किसान तो मर रहा है, किसानी छोड़ रहा है। तो इन छोटी चीजों को हम योजनाओं के तहत, नई नीतियों के तहत बेहतर बना सकते हैं और इसकी अत्यंत आवश्यकता है। बहुत कुछ किया हमारी सरकार ने, और भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आखिरी सवाल लेते हैं, क्या आपको पूर्ण भरोसा है कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद भी, मुख्यमंत्री का पद त्यागने के बाद भी बिहार के कुर्मी कमजोर नहीं होंगे, नेतृत्व मिल जाएगा और जो सत्ता में उनकी हिस्सेदारी है और जो बिहार में दबदबा है वह दबदबा बना रहेगा? छत्रपति शिवाजी के वंशजों, जिनके रगों में छत्रपति शिवाजी का खून बह रहा है, वो इस राज्य के लिए हमेशा प्रासंगिक रहेंगे और वो अपना कंट्रीब्यूशन देते रहेंगे, वो अपनी सहभागिता देते रहेंगे। उनको इस कार्य से कोई रोक नहीं सकता। मतलब दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। शब्दों का हेरफेर है, शब्दों का हेरफेर। तो चलिए, ये इंजीनियर प्रणब प्रकाश जी थे, जो बिहार में एक अभियान चला रहे हैं जिसमें कुर्मी धानुक 6% की बात करते हैं। यह नहीं कहते हैं कि कुर्मी अलग धानुक अलग, कहते हैं यह तो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। स्टैच्यू ऑफ गवर्नेंस की मांग कर रहे हैं और बिहार की राजनीति में जो वैकेंसी हो रही है कुर्मी राजनीति में, उसमें भी दिलचस्पी है। तो आगे यह क्या करते हैं यह भी हम देखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।